आज की क्लास शुरू करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी की पूरी रिवीजन करेंगे आज अब इस वाली क्लास में होंगे मौलिक अधिकार पूरे अनुच्छेद 32 तक, 12 से 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं 32 तक के, तो पूरे मौलिक अधिकार का रिवीजन करते हैं, फटाफट याद करते हैं। चलिए रिवीजन क्लास ये भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक बताया गया है। मतलब 12 से 35 तक के मूल अधिकार हैं, पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। ये मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर विचार के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिन्होंने अपनी अलग अलग सिफारिशें दी। इसके बाद मूल अधिकारों की पुनः जांच परख के लिए एक उप समिति भी गठित की गई थी। अनेक समितियां बनाई गई और एक उप समिति भी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बी कृपलानी थे, जे बी कृपलानी थे। इसके भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के व्यापक प्रावधान अपनाए गए हैं, परंतु अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। भारत में तो जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए अमेरिकी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को निरपेक्ष अधिकार कहा जाता है और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है, इसलिए उन्हें सापेक्ष अधिकार कहा। तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं भारत में जो है उन्हें सापेक्ष अधिकार कहा जाता है। अमेरिकी संविधान से जरूर लिए गए हैं, लेकिन वहाँ प्रतिबंध नहीं है, भारत में प्रतिबंध है उन पर कुछ। जैसे मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है ये देखते हैं। तो कानूनी अधिकार जो हैं कानून के द्वारा संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होते हैं। मौलिक अधिकार भी कानून द्वारा, अब जो मौलिक अधिकार वो भी कानून द्वारा संरक्षित और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई होती है, जबकि मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 में वर्णित विशिष्ट रीट के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। कानूनी अधिकारों को विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब सामान्य कानून अब कोई भी विधायिका बना देगी, जैसे राज्य की कोई भी स्टेट की, तो उसे परिवर्तित कर दिया जाए, जबकि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन का सहारा लिया जाता है, इसके बिना नहीं होगा। सभी कानूनी अधिकारों को पूर्णतः समाप्त या आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। कानूनों को तो समाप्त किया जाता है या बदला जा सकता है, जबकि केशवानंद भारती बाद जो सबसे बड़ी बेंच थी 13 जजों की, उसमें बताया कि मौलिक अधिकारों को संसद या विधानसभाएं संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकती, जो आधारभूत ढांचे से संबंध, यानी जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों को आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा और नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अपराध के लिए, मतलब पहले तो आपातकाल में ये निरस्त हो जाते थे मौलिक अधिकार, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें बताया कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होगा। 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होंगे। वह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कहाँ हैं, तो भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। यानी जो संविधान बना उसमें से 70% भाग तो भारत शासन अधिनियम से लिया, परंतु इस अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था, इसीलिए संविधान सभा में मूल अधिकारों पर सर्वाधिक चर्चा हुई, इसे सर्वाधिक महत्व भी दिया गया। किसी भी देश में संविधान को उस देश का मौलिक कानून माना जाता है और भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए मूल माने जाते हैं, यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होते हैं, जिसके अभाव में व्यक्ति अपनी क्षमताओं विशेषताओं का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो पूर्ण विकसित होने के लिए उसे मौलिक अधिकार जरूरी है। वह मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, यानी राज्य के
खिलाफ उपयोग होंगे। जैसे भारतीय भूभाग का शक्ति प्रयोग सर्वोच्च संस्था है। मूल अधिकार राज्य की तुलना में व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। यानी राज्य क्या होगा, तो राज्य मतलब भारतीय क्षेत्र है, जो भूभाग है उसकी कोई भी संस्था है वो राज्य है, और राज्य की तुलना में किसी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के पश्चात किसी भी व्यक्ति को सीधे उच्च न्यायालय में प्रवेश कर अपने अधिकारों को संरक्षित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अतः मौलिक अधिकार का प्रावधान लोक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहचान है, क्योंकि नागरिकों के द्वारा अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। अतः मूल अधिकार साध्य है और सरकार इसे संरक्षित करने का साधन है। तो सरकार मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का साधन है और व्यक्ति साध्य है। अब राज्य की परिभाषा है। राज्य क्या है, तो मौलिक अधिकारों के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार है। इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य का अभिप्राय स्पष्ट किया गया है कि राज्य क्या है, जिसके अनुसार क्या है कि भारत की संसद या राज्य की विधायिकाएं जो हैं, राज्य की विधानसभा की सरकारें हैं, ये सब राज्य हैं। सभी प्रकार के स्थानीय शासन जो स्थानीय क्षेत्र में हैं और अन्य संस्थाएं सब राज्य आएंगी। संविधान की व्याख्या का अधिकतम अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया। इसलिए राज्य के उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य की सभी एजेंसियां अथवा प्राधिकरण भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। जितने भी राज्य में एजेंसियां हैं और प्राधिकरण सब आएंगे। इसमें जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है, और अतः राज्य की वित्त से संचालित संस्थाएं एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारी, राज्य की जो संपत्ति है, पैसा है, उससे संचालित कोई भी संस्था है या उसका कोई भी अधिकारी है, राज्य जो सरकारी अधिकारी है, पदाधिकारी के द्वारा कार्य करने वाले अधिकरण भी राज्य अतः राज्य के दायरे में आएंगे, दायरे में शामिल हैं। संविधान लागू होने के दौरान भारत में समाजवादी आर्थिक प्रणाली का प्रयोग, पहले समाजवादी आर्थिक प्रणाली थी, अतः सबको मतलब हर चीज़ सरकार के नियंत्रण में थी। अतः राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भारी उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। परंतु 1991 में उदारीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई गई, जिसमें राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित किया, यानी राज्य के कार्य सीमित हो गए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंक जैसे क्षेत्रों में निजी उद्योगों की कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। राज्य के कार्य सीमित होने के कारण मूल अधिकारों का दायरा भी सीमित होने लगा, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रावधान किया गया, तो जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें आरक्षण भी प्रावधान किया, परंतु निजी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अब जैसे निजीकरण कर दिया किसी चीज़ का, तो सरकार उसमें काम नहीं कर रही है, तो वहाँ आरक्षण थोड़ी ना होगा। अतः निजीकरण से आरक्षण का अधिकार सीधे प्रभावित हो रहा है, तो अधिकार थोड़ी सीमित हो गए हैं। मूल अधिकार और विधि। मूल अधिकार की विधि क्या है, मतलब मूल अधिकार जो हैं तो किस विधि के तहत रुकेंगे या नहीं रुकेंगे उसके संबंध में है। तो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार यदि मूल अधिकार संविधान निर्माण के पहले की विधि यानी पूर्व संवैधानिक विधि के बीच टकराव होता है, जो संविधान निर्माण से पहले की विधि चली आ रही है और मूल अधिकार आ गए हैं, तो दोनों के बीच टकराव होता है, तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधि को ढक लेते हैं, यानी मूल अधिकार प्रभावी हो जाएंगे, जिससे न्यायालय में आच्छादन का सिद्धांत कहा, जिसके अनुसार संविधान विधि समाप्त नहीं होगी, जो संविधान की विधि है वो समाप्त नहीं होगी, अब तो मूल अधिकार द्वारा ढक लिया जाए, उस विधि को मूल अधिकार के द्वारा ढक लिया जाएगा। यदि मूल अधिकार समाप्त हो गए तो पूर्व संवैधानिक विधि, तो जो पहले से विधि चल रही है वो पुनः चालू प्रभावी हो जाएगी। वर्ष 1860 में निर्मित विधि पूर्व संवैधानिक विधि का उदाहरण है, जिसमें संविधान वर्ष 1950 में लागू हुआ, और मतलब संविधान तो बाद में 50 में लागू हुआ, 1950 में, और जिसमें मूल अधिकार का प्रावधान है। और अनुच्छेद 13(1) बताता है
विधि की परिभाषा की विधि आच्छादन का सिद्धांत की विधि ढक लिया जाएगा। फिर राज्य द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के विरुद्ध या प्रतिकूल हो। तो ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। ऐसी विधि को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। राज्य के द्वारा निर्मित विधि का कोई भी एक भाग मूल अधिकार के यदि विरुद्ध है तो न्यायालय केवल उसी भाग को अवैध घोषित करेगा और समुचित विधि को अवैध घोषित नहीं करेगा। जिस मतलब विधि का जो भाग जितना हिस्सा खराब है अधिकारों के विरोध में हो तो उस वस्तु को खराब मतलब अवैध घोषित कर देगा। न्यायालय के द्वारा विधि के वैध और अवैध भागों के बीच अलगाव किया जा सकता है, जिसे पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये 13(2) में है पृथक्करण का सिद्धांत कि कौन विधि वैध है और कौन अवैध है। फिर है 13(3) में विधि परिभाषा। इन विधियों में कौन कौन सी चीजें विधि मानी जाएंगी? तो अध्यादेश हैं जो राष्ट्रपति राज्यपाल देते हैं, अध्यादेश, उपनियम, विनियम, प्रथा और अधिसूचना भी सम्मिलित हैं। राज्य विधानसभा अथवा भारतीय क्षेत्र में किसी भी अधिकारी द्वारा निर्मित विधि को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। यानी राज्य क्षेत्र का कोई भी अधिकारी है, कोई भी नियम कानून या विधि बनाता देता है कि ऐसा होगा, तो वो मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, मतलब विधि है। फिर 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 13 में विधि का उल्लेख किया गया है जो संविधान संशोधन विधि से पृथक है, मतलब संविधान संशोधन विधि से अलग है। इसमें संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निर्मित होती है। मतलब संविधान संशोधन जो है वो सिर्फ 368 के अंतर्गत ही संशोधन किया जाता है, जिसके द्वारा संविधान में कोई भी अनुच्छेद अथवा भाग जोड़ा जाएगा अथवा उसमें परिवर्तन एवं समाप्त किया जा सकता है। तो मतलब उसमें विधि के लिए ये है कि अगर संविधान में संशोधन करना है, नई विधि टाइप बनाने कुछ, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा होगा, तो ही नया भाग जोड़ा जाएगा या नया अनुच्छेद संविधान में जुड़ सकता है। तो संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 के प्रावधान संविधान संशोधन पर लागू नहीं होते हैं। तो यदि विधि में परिवर्तन करना है या विधि को जोड़ना है, कुछ भी करना है, तो संविधान संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, क्योंकि वहाँ 13 का नियम लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 368 विधि नहीं है। यानी मूल अधिकारों के प्रकार। मूल अधिकार संविधान में 7 भागों में विभाजित किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के भाग से हटा दिया गया। तो अब 6 प्रकार के अधिकार बचे हैं, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता है, स्वतंत्रता 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक अधिकार हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी रीट जारी करवाना ये 32 में है। अब पहला वाला अधिकार पढ़ते हैं, समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता। तो समानता के अधिकार में 2 प्रकार की समानता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश डायरी से विचारकों से लिया गया। तो ब्रिटिश विचारक जो डायसी थे उनके विचारों से लिया गया है। यह विचारक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका अभिप्राय है कि सभी व्यक्ति एक समान विधि लागू की जाएगी, सभी व्यक्तियों पर समान विधि लागू की जाएगी। मतलब किसी की पद प्रतिष्ठा पंथी कुछ भी क्यों ना हो, वह विधि के समक्ष समान माना जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। धन संपत्ति भूमि वंश इत्यादि के आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, सभी को कानून के उल्लंघन पर दंडित किया जाएगा। यह विचार समानता का नकारात्मक विचार है। तो इस विचार को नकारात्मक विचार कहते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उन पर समान विधि लागू हुई। यानी किसी ने दंड की कुछ किया है तो समान, वो उसकी प्रतिष्ठा वंश संपत्ति कुछ भी हो, उसकी स्थिति किसी भी तरह की हो, तो वो सब पर समान रूप से लगेगी, व्यक्ति कोई भी हो।
उसमें भेदभाव नहीं किए जाएंगे, परंतु समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति एक समान नहीं है। यह विचार व्यक्ति की परिस्थिति की उपेक्षा करता है, इसलिए इसे नेगेटिव बोला गया है। और समानता का अवसर सभी के साथ समान व्यवहार माना जाता है। तो मतलब समानता के व्यवहार तो करता है लेकिन परिस्थितियों को नहीं देखता, उपेक्षा करता है। तो विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, ये लगती है। और फिर विधियों का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण भारत जैसे विषमता मूलक समाज में सभी के लिए समान विधि का निर्माण करना समानता नहीं है, यह समानता का सकारात्मक विचार है। तो विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक विचार है, क्योंकि इसमें वंचित लोगों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। ये अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका संविधान से विचार लिया गया है। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर कानून में भेदभाव किया जा सकता है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे नियम नहीं बनाए जा सकते। समान लोगों के लिए समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। सभी पर समान करारोपण आरोप करना सही नहीं है। जैसे महिलाएं, बच्चे, आम पुरुष हेतु एक समान कानून नहीं लगाया जाएगा। पुरुष अलग टाइप के हैं, महिलाएं अलग हैं, बच्चे अलग हैं, तो एक ही दंड नहीं दिया जाएगा। यानी अतः परिस्थितियों की भिन्नता के आधार पर अलग अलग विधि लागू करना समानता का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायालय ने नागरिकों के इस तरह के वर्गीकरण को सही माना है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया। न्यायपालिका के अनुसार किन्नरों को प्राप्त अधिकार सामाजिक और जैविक आधार पर निर्धारित नहीं है, मतलब समाज के आधार पर, जैविक आधार पर नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है, क्यों उनका भी अधिकार है। इस निर्णय के बाद किन्नरों को पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बजाय तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। और न्यायपालिका ने इनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का निर्देश भी दिया है, क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल है। संविधान तो कहता ही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग के आधार पर विरोध है। अब विधि के समानता और विधि के समान संरक्षण में क्या अंतर है? तो ये सभी के साथ समान व्यवहार करता है, जबकि परिस्थिति के संरक्षण वाला जो है तो परिस्थिति के अनुसार पृथक व्यवहार करता है, अलग अलग परिस्थिति अलग अलग व्यवहार। भेदभाव का अभाव, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं होता, इसमें भेदभाव किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि लागू, और इसमें विभिन्न समूहों के लिए व्यक्तियों के लिए पृथक विधि का प्रयोग किया जाएगा। ये नकारात्मक, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान नहीं करेगा। यह सकारात्मक है, क्योंकि वंचित वर्गों को राज्य के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। अब है भेदभाव का आधार। यदि भेदभाव किया भी जा रहा है मतलब व्यक्तियों के साथ, तो किस आधार पर होना चाहिए? तो संविधान ने वर्णित समानता के अधिकार में भेदभाव भी अंतर्निहित है। जो समानता का अधिकार दिएगा उसमें भेदभाव तो है ही उसमें, क्योंकि विधि के समान संरक्षण का स्पष्ट अभिप्राय है समान लोगों के समान व्यवहार, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा निर्मित विभिन्न विधियों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जा सकता है, परंतु यह भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए। मतलब भेदभाव तो करेंगे आप विधि के अनुसार, लेकिन इस तरह नहीं कि पूरा एकदम भेदभाव कर दें। जिसकी परीक्षण न्यायपालिका देगी कि सही है कि नहीं। न्यायपालिका करती है। लोगों के बीच भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक आधार पर बांटेंगे। पूर्वोत्तर के लोग, पहाड़ी लोगों हेतु अलग कानून बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुटीर उद्योग, बड़े उद्योगों में अंतर, छोटे उद्योग होते हैं और बड़े उद्योग में अंतर किया, उन पर अलग नियम लागू होंगे, इन पर अलग होंगे। व्यवसाय के आधार पर भी व्यक्तियों के बीच भेदभाव किया जा सकता है। सैन्य सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश अनुशासन के आधार पर क्या है सीमित किए जा सकते हैं। यह वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, यानी जाति धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव तार्किक नहीं है, तो मनमाना नहीं है। न्यायपालिका ने यह भी कहा है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के अधिकार से वंचित करना भी अतार्किक भेदभाव है। अब है विधि के समक्ष समानता का अवसर, सबको समानता का अवसर देना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल 2 पदाधिकारी हैं जिन्होंने विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत से छूट दी गई, यानी सभी के समक्ष विधि के समक्ष सब समान है। तो सिर्फ राष्ट्रपति राज्यपाल को छूट प्रदान की गई है अनुच्छेद 361 के तहत।
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जब तक वो अपने पद पर हैं और काम कर रहे हैं तब तक वे न्यायपालिका में उत्तरदायी नहीं हैं। यानी दोनों के विरुद्ध उनके कार्य के दौरान किसी प्रकार के दंड या आपराधिक कार्रवाई ना तो आरंभ होगी और ना ही बनी रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिक की दर्ज शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय अस्वीकार कर दिया और राष्ट्रपति या राज्यपाल के अवकाश प्राप्त के बाद उन पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी है। लेकिन यदि वो रिटायर हो गए, अपने पद से उनका पद मुक्त हो गए, तो फिर उन पर ये छूट नहीं होगी। राष्ट्रपति व राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में व्यक्तिगत जब कार्यकाल चल रहा है तो व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। इसके लिए उन्हें 2 माह पूर्व नोटिस देना होगा और व्यक्ति अपना नाम, पता, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने का कारण बताएगा कि क्यों कर रहा है। जिसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध वैवाहिक संबंध में किसी मामले पर न्यायालय में आरंभ किए जा सकते हैं। यदि उनके सिविल मामले हैं उसी तरह के तो आरंभ करेंगे। सामाजिक समानता के आधार को विशेष क्षेत्र में लागू करने हेतु अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 की व्याख्या की गई है। ये अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 समानता है, यानी इस 5 प्रकार की इसमें समानता बताई गई है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के उपलक्ष्य में है। यदि कोई विदेशी आएगा तो उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव होगा। विभिन्न अधिकारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध, यानी किस तरह प्रतिबंध है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध है। इस अनुच्छेद में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय है कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक मापदंड के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। यानी उस व्यक्ति की किसी की योग्यता अच्छी है तो उसे कुछ अलग व्यवहार किया जाएगा उसके आधार, शारीरिक मापदंड के आधार पर किसी सेवा के लिए, तो उसे भेदभाव किया जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर भेदभाव पर प्रतिबंध है। लेकिन अनुच्छेद 15 का जो 2 है वो बताता है कि विभिन्न स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अम्बेडकर के साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया गया था। ब्रिटिश शासन के द्वारा अनेक सड़कों, होटलों को भारतीयों के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जिसे मूल अधिकारों के द्वारा समाप्त किया गया है। और अनुच्छेद 2 में केवल मूल, धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर किसी नागरिक पर अयोग्यता का प्रतिबंध या देयता आरोपित नहीं की जाएगी, वो अयोग्य है। इसे निम्नलिखित, जैसे कि दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर तो भेदभाव नहीं होगा। कुएं, तालाब, स्नान घाट और सड़कें, सार्वजनिक रिसोर्ट्स में विभेद नहीं किया जाए, वो कहीं भी जा सकता है। ये पूर्णतः या अंशतः राज्य वित्त से संचालित कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्मित स्थल, जहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति जा सकते हैं, उन पर भेदभाव नहीं होगा। ये 15 भेदभाव पर बताया गया है। अब तार्किक भेदभाव, यदि भेदभाव करेंगे तो आप तार्किक तरीके से करेंगे, इन 5 आधारों पर तो नहीं करेंगे। तो कैसे भेदभाव तार्किक होगा, तो अनुच्छेद 15(3) में है कि वंचित वर्गों के लिए विभिन्न प्रावधान किए जा सकते हैं। इसलिए विधि के समान संरक्षण का विचार अनुच्छेद 15(13) में स्पष्ट दिखाई देता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करेगा। राज्य इनके संरक्षण और विकास हेतु विशेष सुविधाएं भी प्रदान कर सकता है। विशेष उपाय में शैक्षिक, आर्थिक और वैधानिक सभी प्रकार के प्रावधान शामिल हैं। शैक्षिक अधिकार और आर्थिक प्रावधान, कुछ विशेष सुविधाएं दे सकता है।
प्रावधान कर सकता है, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। जैसे कि आप लाडली बहना योजना चलाई तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, तो जो वंचित है उनके लिए भेद मतलब किया जा सकता है विशेष प्रावधान। तो वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशाखाबाद में यौन शोषण की परिभाषित किया गया तथा इसे रोकने के उपाय का उल्लेख किया गया। उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण को निम्नलिखित स्थानों पर यानी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसमें यौन शोषण को परिभाषित उन्होंने विशेष तौर पर किया और कि क्या है, तो शारीरिक संपर्क, महिलाओं के निकट जाना, यौन संबंध की मांग करना, अश्लील सामग्री दिखाना या यौन प्रेरित संदेश भेजना और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो इसे रोकने के उन्हें सरकार ने उपाय किए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी स्थान के मालिक जो संस्था है, किसी भी तो संस्था के मालिक का उत्तरदायित्व होगा कि वह यौन शोषण प्रतिबंधित करे और कार्यस्थल पर यौन शोषण के लिए संस्था का मालिक उत्तरदायी होगा। यदि होता है कुछ तो मालिक उत्तरदायी होगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जीवन के अधिकार का आशय गरिमामय जीवन का अधिकार है। न्यायपालिका के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यालयों पर यौन शोषण को परिभाषित किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, उपचार का प्रचार एवं प्रसार किया जाए और सार्वजनिक स्थानों में यौन शोषण प्रतिबंधित होगा और इसके विरुद्ध दंड का स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी यौन शोषण को रोकने के लिए उपरोक्त नियम पारित किए जाएं तथा कार्यस्थल पर वातावरण महिलाओं के इस विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के अतिरिक्त कार्यस्थल पर वातावरण महिलाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कार्यस्थल पर ध्यान देनी चाहिए। यानी यौन शोषण के आरोपी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक और मालिक के द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यदि दोषी है कोई तो मालिक उसे अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, यानी उसे नौकरी से भी निकाल सकता है। यौन शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें सुनवाई एक ऐसी समिति के द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्ष जो है महिला होगी और जिसमें कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। तो ये विशेष प्रावधान किया गया है महिलाओं के संरक्षण के लिए। फिर 15(4) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जो पिछड़े हैं 4 में, इसमें सामाजिक शैक्षिक समाज में और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रावधान का कार्य विधि के समक्ष समानता के उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चूँकि ये जातियाँ सदियों से दमित रही हैं और सामाजिक विकास में निम्न स्थान रहा है, अतः इनके उत्थान विकास के लिए राज्य आवश्यक संरक्षण प्रदान कर सकता है। तो 15(4) में पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान कर सकता है। तो ये विशेष प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए है। फिर 15(5) है, तो इसमें शैक्षिक संस्थाओं में जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण देगा। इसे मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में बीपी सिंह सरकार के द्वारा सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 1990 में बीपी सिंह सरकार। 2006 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की घोषणा की गई तथा एक नया संविधान संशोधित किया गया, जिसमें 15(5) जोड़ दिया, मतलब उन्होंने संविधान संशोधन किए कुछ और 15(5) जोड़ दिया गया। और इस अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 93 संविधान संशोधन 2006 द्वारा सम्मिलित किया गया। इसे 93 संविधान संशोधन किया गया और 2006 में इसे जोड़ दिया गया। वर्ष 2004 के पश्चात सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, अनुसूचित जाति हों, जनजाति के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाएं हैं उनमें उनके लिए सीटें वगैरह हैं, तो उनके लिए आरक्षण किया गया, चाहे वह संस्था राज्य के द्वारा अनुदान प्राप्त करती हो या नहीं। अतः यह आरक्षण निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। तो यानी जो निजी ऑफिस चला रहे हैं, निजी स्कूल चला रहे हैं, वो भी इन बच्चों को, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को अपने यहाँ एडमिशन देंगे, यानी उन्हें स्थान देंगे और ये शिक्षण संस्थाओं में। लेकिन ये अल्पसंख्यक जो वर्ग अपने लिए स्कूल चलाए उन पर लागू नहीं होगा, बाकी निजी क्षेत्र पर भी लागू होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS आरक्षण, ये 103वां संविधान संशोधन 2019 करके आया। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी 103वें
संविधान संशोधन 2019 द्वारा, इसमें क्या 19 द्वारा भारतीय संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस संविधान संशोधन ये संविधान संशोधन राज्य को नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया है। 103 में 15 में भी जो किया गया और 16 में भी किया गया। इसमें प्रावधान है कि संविधान 15(6) और 15(4) है, मतलब 15(6) और 15(4) में उल्लेखित जो OBC हैं, SC ST, इन लोगों को छोड़कर, क्योंकि इनके लिए तो पहले ही हो चुका है, तो इन लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से वर्गों के लिए उन्नति के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने और शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होगा। यानी इनके लिए जो OBC SC ST नहीं है, आर्थिक रूप से बस मतलब कमज़ोर हैं, उनके लिए ये प्रावधान है और ये सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाओं पर है, लागू होगा, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ये आरक्षण 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आरक्षण जो है 10% है। वर्तमान में आरक्षण के अतिरिक्त होगा, और जो वर्तमान में आरक्षणों से अतिरिक्त होगा अलग से संविधान आर्थिक पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं, लेकिन संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन की ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी है, केवल सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को ही माना गया है। अतः सरकार अनुच्छेद 15(6) के तहत आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित कर सकती है। तो अनुच्छेद 15(6) जो उन्हें जोड़ दिया गया, तो आर्थिक रूप से अब पिछड़ेपन को लिए EWS सर्टिफिकेट लागू हो गया, नहीं तो नहीं था, मूल संविधान में तो नहीं था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा राज्य के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्त एवं रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसमें वही है, सब ने जो सरकारी सेवाओं में नियुक्त रोजगार में आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए अनुच्छेद 16(6) जोड़ दिया गया। 16(6) में क्या है, राज्य को यह अधिकार देता है कि यह 16(4) मूल्य यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी जो नियुक्तियां हो रही हैं, सेवाएं, उनमें आरक्षण का प्रावधान करेगा, और ये 10% होंगी जो वर्तमान आरक्षण के यानी वर्तमान जितना आरक्षण उससे अतिरिक्त होंगी। तो इसमें नौकरी में कर रहा है, उसमें शिक्षक के सीटों में कर रहा है। अब सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 जो है सबको समान अवसर देने की बात करता है। तो इसमें आधुनिक भारत में ये राजकीय सेवाएं जैसे संपत्ति है, प्रतिष्ठा के नए अवसर हैं। अनुच्छेद 16 में सरकारी सेवा में सभी की नियुक्ति हेतु समानता का अवसर उपलब्ध कराता है। तो अनुच्छेद 16 सबको समानता उपलब्ध कराएगा। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत नियुक्त रोजगार के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। नियुक्ति का अभिप्राय सेवाओं में प्रवेश सुनिश्चित है। नियुक्ति के समय यानी प्रवेश के समय उसको समानता का अवसर मिलेगा, जबकि रोजगार का अवसर जो है, रोजगार का अवसर सेवाओं में प्रवेश के बाद वेतन भत्ते, तो जिसने जिस प्रकार की सेवा ली होगी उसको उस प्रकार के वेतन भत्ते दिए जाएंगे, तो उसमें नहीं है। तो प्रवेश के समय उसे रोजगार अवसर समान होंगे, वेतन भत्ते तथा विभिन्न सुविधाओं में भी समानता प्रदान की जाएगी। यानी रोजगार जो बाद में मिलेगा तो उसके जिस ब्रांच में मतलब नौकरी ली है तो उसके सभी लोगों के समान ही होंगे, जिसे रोजगार में समानता कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 16 सबको अवसर की समानता देता है और रोजगार के अवसर की भी समानता देगा। आज भेदभाव पर प्रतिबंध है, जैसे 16(2) है तो उसमें किस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राज्य के अंतर्गत रोजगार नियुक्ति में केवल धर्म के आधार पर, के कोई किसी धर्म का है तो धर्म के आधार पर, धर्म उसकी प्रजाति, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान और निवास के आधार पर उसमें किसी प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। तो इसमें 7 आधार दिए गए हैं, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान तो था ही, अब उद्भव और जन्म स्थान और निवास
अलग से आ गया, तो इसमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अन्य आधारों पर जैसे कि शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक क्षमता, तकनीकी योग्यता के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। किसी की योग्यता है तो उसे नियुक्ति उस प्रकार की होगी, क्षमता के आधार पर, तकनीकी योग्यता के आधार पर, तो ये तो उसने अर्जित की संपत्ति है, तो वो भेदभाव किया जा सकता है, जो तार्किक एवं आवश्यक भी है। उपरोक्त अवस्था केवल सरकारी सेवाओं हेतु है, ना कि निजी। तो ये सिर्फ व्यवस्था सरकारी के लिए है, निजी कंपनियों के लिए नहीं है। निजी कंपनी अपने अनुसार पदों पर नियुक्त कर सकती है। उन्हें जिस प्रकार की सेवा के लिए व्यक्ति चाहिए होगा वो अपने अनुसार उन व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। तो सरकारी नौकरियों में इस तरह के भेदभाव नहीं होंगे। अब हम अनुच्छेद 15(5) में धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान केवल 5 आधारों पर प्रतिषेध पर मनाही है, परंतु अनुच्छेद 16 में 2 अतिरिक्त आधार यानी उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव को रोका गया है। इसका ध्येय यह है कि राज्य केवल अपने निवासियों को सरकारी नौकरी में प्रश्न ना दे, बल्कि देश के सभी नागरिकों को समान अवसर दे। यही कोई राज्य ऐसा कर रहा है कि अपने राज्य के लोगों को बस विशेष दे रहा है, तो ऐसा ना हो। पर पूरे भारत क्षेत्र में कोई व्यक्ति कहीं भी नौकरी के लिए समान अधिकार हो तो समान अवसर दिया जाएगा। निवास के आधार पर भेदभाव, अब पहले तो रोक दिया है कि भेदभाव नहीं करेंगे। हम निवास के आधार पर वो कहते हैं भेदभाव कर सकते हैं कुछ विशेष कारण हो तो, जैसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रभावी क्षेत्रीय विषमता विद्यमान थी। जब स्वतंत्र हुए तो क्षेत्र की विषमता थी, जैसे शैक्षिक स्तर पर भी एक समान नहीं था, पूरा देश एक समान शिक्षित नहीं था। इसलिए किसी भी क्षेत्र विशेष में स्थानीय निवासियों की सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान किया गया है। वहाँ के यदि कोई सेवा निकलती है तो स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जा सकती है। अतः संविधान में भौगोलिक विषमता को स्वीकार किया गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से भूपुत्र का विचार कहते हैं। अतः जिसके अनुसार एक भूभाग में विद्यमान रोजगार का पहला अधिकार उस भूभाग में पैदा हुए लोगों का होना चाहिए। संसद विधि द्वारा राज्य विशेष को यह अधिकार, लेकिन ये राज्य को अधिकार नहीं है। संसद विधि पारित करके राज्य को अधिकार दे सकती है कि वह राज्य सरकारी सेवाओं में किन्हीं कर्मचारी वर्ग को रोजगार एवं नियुक्ति के लिए निवास के आधार पर अपने राज्य में निवासियों को प्राथमिकता दे सकता है। तो अपने राज्य के निवासियों को वो राज्य प्राथमिकता दे सकता है, यह अधिकार संसद देगी। अर्थात भारतीयों में निवास की शर्त लगाई जा सकती है कि वो यहाँ का निवासी है कि नहीं उस राज्य का, परंतु ये तभी हो सकता है जब संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाए, क्योंकि राज्य विधानसभाओं को अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के। अनुच्छेद 16(3) बताता है राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण। तो राज्य के अंदर जो नियुक्ति होगी और रोजगार में आरक्षण होगा वो है। यह अनुच्छेद भी विशेष उद्देश्यों हेतु समानता के नियमों को ढील देता है। नियुक्ति में देखो, इस अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति, रोजगार में आरक्षण, जो पिछड़े वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनमें नौकरी में, रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को तब तक आरक्षण दिया जा सकता है जब तक उस वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल जाए। अनुच्छेद 16(4) तभी लागू हो सकता है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो, जैसे प्रथम वह पिछड़ा ही हो तो उसे आरक्षण मिलेगा। दूसरा, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, यानी उसके समूह का, उसके वर्ग के जो लोग हैं पर्याप्त उसमें ना हो। तीसरा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़े हों वो, मतलब उनकी जाति है, उनके जो समूह हैं वो लोग हमेशा के लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े रहे हैं तो उन्हें आरक्षण देगी सरकार। इन शर्तों को पूरा होने पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। किसी एक शर्त के आधार पर आरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आरक्षण सभी जो समस्याएं एक साथ हैं तो आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं। पिछड़ेपन की पहचान के लिए गठित आयोग। अब कौन पिछड़ा है कौन नहीं, इसके लिए गठित मतलब
पहचान के लिए अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जानकारी एवं समस्याओं को दूर करने के लिए आयोग नियुक्त करे। यानी राष्ट्रपति कोई आयोग नियुक्त करेगा जो बताएगा। तो अब ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 16(4) में संविधान के किसी भाग में पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में तो पिछड़ेपन बताया नहीं है कौन है, अतः इस वर्ग की पहचान और निर्धारण में समस्याएं आ रही हैं कि कौन पिछड़ा है। तो इनकी समस्या समाधान के लिए सरकार ने समय समय पर पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु प्रयास किए हैं। स्वतंत्रता के बाद पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए भारत में कालेकर आयोग की स्थापना 1953 में हुई। फिर यह आयोग निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, लेकिन कालेकर आयोग ने सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिश की कि सभी महिलाएं जो पिछड़ी हैं सिफारिश की, परंतु सरकार ने कालेकर आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। इसी समस्या के समाधान के लिए 1979 में मंडल आयोग की तो कालेकर आयोग तो फेल हो गया क्योंकि बता ही नहीं सका कि कौन पिछड़े हैं। महिलाओं को बताया लेकिन उसका आधार ही नहीं पता था उसे। तो 1939 में मंडल आयोग की स्थापना हुई जिसकी नियुक्ति जनता पार्टी की सरकार ने की और पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए संकेत दिए। तो पिछड़े वर्ग को उसने किस आधार पर बताया कि जो सामाजिक आधार पर देखा, फिर शैक्षिक आधार पर देखा, फिर उनकी आर्थिक स्थिति देखी। तो निष्कर्ष निकाला उसने कि भारत में पिछड़ी जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में सम्मिलित की जा सकती हैं। क्यों कहने का अभिप्राय यह है कि भारत में जाति व वर्ग परस्पर अंतर संबंधित है। जाति और वर्ग एक दूसरे संबंध, क्योंकि जो पिछड़ी जाति हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है हमेशा से, इसलिए पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग या अगड़ी जाति के लोग अगड़े वर्ग में शामिल किए जा सकते हैं। अतः वर्ष 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया और जाति को ही सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार माना। सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं क्योंकि उन जातियों के साथ भेदभाव हुआ है, तो जाति को आधार मान लिया गया और सरकार ने अपने निर्णय में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। फलतः इन वर्गों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया और 1991 में नरसिंह राव सरकार ने ऊंची जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। तो नरसिंह राव सरकार ने जो ऊंची जाति के लोग हैं उनमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी 10% आरक्षण दे दिया। इन सभी विवादों को न्यायालय में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के रूप में चुनौती दी गई, जो लोकप्रिय रूप से मंडलवाद के नाम से जाना जाता है। इनने भी पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया, उन्होंने ऊंची जाति को 10% आरक्षण दे दिया। तो विवाद हो गए और उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1992 में निर्णय फिर अब उसने दिया सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दों पर समाधान किया। उसने कहा पिछड़ेपन का अभिप्राय क्या है, कैसे बताया उसने। उच्चतम न्यायालय ने इस पर स्वीकार किया कि भारत में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक और शैक्षिक है, समाज में पिछड़ा है और शैक्षिक रूप से है, लेकिन इन दोनों आधारों का एक साथ प्रयोग होना चाहिए। संविधान में पिछड़ापन आर्थिक नहीं है, संविधान में पिछड़ापन तो आर्थिक नहीं बताया, परंतु न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि पिछड़े वर्गों में भी सभी की हैसियत समान नहीं है। क्यों? इसलिए जो पिछड़े में अगड़े हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं होगा। इसे क्रीमी लेयर या मलाईदार परत भी कहा। अतः उन्हें सभी पिछड़ों को एक ही समूह में शामिल करना तार्किक नहीं है। जो पिछड़े हैं तो सबको एक ही साथ शामिल करना सही नहीं। जो उसमें अगड़े हैं पिछड़ों में भी अच्छी स्थिति में, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। न्यायालय के अनुसार भारत में पिछड़ी जातियों को ही पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, ये तो सही है, लेकिन पिछड़े वर्ग की एकमात्र पहचान जाति नहीं है कि एक पिछड़ी वर्ग की जो जाति हैं सबको आरक्षण दे दें, तो पहचान सिर्फ जाति नहीं हो सकती, क्योंकि पिछड़ी जातियों में सम्मिलित वे लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अतः न्यायालय के अनुसार जो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे तो क्रीमी लेयर को परिभाषित करने का दायित्व तो संसद का है, तो संसद परिभाषित करे कि पिछड़े में जो अच्छी स्थिति में वो कौन है, तो उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाएगा।
क्रीमी लेयर मलाईदार परत की पहचान। इस पहचान के लिए क्या किया उच्चतम न्यायालय मंडलवाद के निर्णय में यह कहा कि पिछड़े वर्ग की सूची का निर्माण करें और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सीमा से बाहर रखने के लिए एक स्थायी संबंधित संस्था का निर्माण किया जाए जो आरक्षण है देने के लिए और जिसे नहीं देना तो उनके लिए निर्माण किया जाए। संस्था क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण करे तथा नॉन क्रीमी लेयर की सीमा में आने वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो नॉन क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर के बाहर हैं तो उनको आरक्षण नहीं होगा। फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसकी सलाह के बाद संघ सरकार के द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारण किया तो और संघ सरकार ने क्रीमी लेयर का निर्धारण किया। पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया। इसमें आरक्षण की उच्चतम सीमा न्यायपालिका ने बताया कि उच्चतम 50% सीमा निर्धारित की जो प्रत्येक वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए लागू होगी। यानी 50% सीटें आरक्षण के तहत जो है उच्चतम सीमा 85% होगी और सबके लिए भरी जाएगी। इसके अनुसार आरक्षण प्रदान करते समय अनुच्छेद 335 के अनुसार सेवाओं में दक्षता कुशलता को बनाए रखना जाना चाहिए। यानी जब आप आरक्षण दे रहे हैं तो अनुच्छेद 335 को ध्यान में रखा जाए। यानी जो व्यवस्था है कि कुशल व्यक्तियों को चुनना है तो उसकी बनी रहे वो। अतः 50% से ज़्यादा आरक्षण सेवाओं की कुशलता के विरुद्ध होगा। यह आरक्षण पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए है परंतु यह अन्य वर्गों के प्रति भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो जो सामान्य है अन्य लोग हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 335 का ध्यान रखना चाहिए। तो आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% निर्धारित कर दी गई। फिर प्रोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को वर्ष 1955 में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। उन्हें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया। अब जैसे उनका प्रमोशन होना है तो उसमें भी आरक्षण चाहिए। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रोन्नति में दिए गए जा रहे आरक्षण को अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें एक बार नियुक्ति तो मिल गई अस्वीकार कर दिया। न्यायालय के अनुसार आरक्षण का आशय केवल आरंभिक नियुक्ति से है। आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता को क्षतिग्रस्त करना उचित नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप योग्य नहीं है फिर भी प्रमोशन हो जाए आपको आरक्षण मिला है तो ये कुशल नहीं है। इसलिए पदोन्नति में आरक्षण पर रोक दिया गया। आर्थिक पिछड़ापन नरसिंह राव सरकार के द्वारा 1992 में ऊंची जातियों को आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को भी आरक्षण प्रदान किया गया। तो नरसिंह राव जो हैं उनकी सरकार ने ऊंची जाति जो उसमें कमजोर हैं उनको प्रदान किया। 10% आरक्षण दे दिया गया था तो उसे उच्चतम न्यायालय ने 10% आरक्षण को रद्द कर दिया क्योंकि संविधान में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक पिछड़ापन है। आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन और जाति के आधार पर जो पिछड़ेपन उनको ही माना है। तो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। यानी ऊंची जाति को जो आरक्षण था वो खत्म हो गया। यहाँ आगे जाने के नियम यानी न्यायपालिका ने आगे ले जाने के नियम को स्वीकार किया और यह कहा कि आरक्षित वर्गों की रिक्त पदों को अगले वर्ष भरा जाएगा। मतलब जो रिक्त पद इस साल खाली रह गए हैं वो अगले साल भरे जाएंगे यदि उतने व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं। परंतु आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी भले ही आप अगले साल भरो उन पदों को लेकिन फिर भी आपको आरक्षण 50% ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि और ज़्यादा मिल जाए। क्रीमी लेयर का निर्धारण क्रीमी लेयर का विचार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परंतु क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह के आधार पर किया गया। यानी विचार तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया का काम संसद का था तो सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की मदद से काम किया। इसमें उन्होंने कहा कि वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा। क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए 1993 में रामानंद समिति का गठन किया गया और इसके अनुसार व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इसका निर्धारण
जो निम्न व्यक्तियों द्वारा शामिल किया जाता है जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। संविधान मतलब कौन क्रीमी लेयर में होगा नहीं होगा, तो संवैधानिक पद धारण करने वाले जैसे व्यक्ति राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, तो ये अब क्रीमी लेयर में आ गए क्योंकि उनके पास अच्छा पैसा है, किसी भी जाति के हों। ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकंड रैंक के अधिकारी, सेना के कर्नल और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी, डॉक्टर है, अधिवक्ता यानी वकील है, इंजीनियर है, कलाकार है, लेखक है, सलाहकार है, तो जिस प्रकाश के प्रवेश वर हैं, तो ये क्रीमी लेयर है क्योंकि इनके पास पैसा अच्छा है। फिर व्यापार वाणिज्य उद्योग में लगे व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले, जिन लोगों को सालाना आय 8 लाख से अधिक है या जिनके पास छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है, तो वे उन्हें आरक्षण का भागीदार नहीं होंगे, यानी उन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अतः आरक्षण पिछड़े वर्गों को ही मिलना चाहिए जिनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। हमने बता दिया कि कौन कौन क्रीमी लेयर में आएगा। तमिलनाडु के आरक्षण का बचाव। तमिलनाडु सरकार जो विभिन्न राज्य हैं इनके मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, जिससे इंदिरा साहनी बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, जबकि तमिलनाडु ने 69% आरक्षण प्रावधान कर दिया। तमिलनाडु के इस आरक्षण से को बचाने के लिए संसद द्वारा अब तमिलनाडु आरक्षण कर दिया और संसद उसे बचा रही है, तो संसद के द्वारा 76वां संविधान संशोधन 1944 पारित कर दिया गया और तमिलनाडु में 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ये संसद वाले बड़े चतुर ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया क्योंकि 9वीं अनुसूची परंपरागत रूप से माना जाता है कि 9वीं अनुसूची का पुनर्विलोकन नहीं होगा, यानी 9वीं अनुसूची में डली जो बात है वो उसे न्यायपालिका दोबारा उठा के नहीं देखी। वर्तमान में न्यायालय भी कम नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वर्ष 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल उन सभी विषयों को न्यायालय पुनर्विलोकन होगा जिनके द्वारा मूल ढांचे का उल्लंघन किया जा रहा है। तो 73 के बाद के जो विषय डाले जाएंगे उसे न्यायपालिका दोबारा देखेगी, उन्होंने भी कह दिया। फिर प्रोन्नति में आरक्षण का मामला चला, तो मंडलवाद में न्यायालय का मानना था कि 16(4) के अनुसार आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में प्रदान किया जाएगा, पदोन्नति में नहीं। न्यायालय का तर्क था कि पदोन्नति में आरक्षण से प्रशासनिक कुशलता प्रभावित होगी, यानी अनुच्छेद 335 जो है उसका उल्लंघन होगा, दक्षता प्रभावित होगी, यानी भावनाओं के खिलाफ है ये। अतः न्यायालय के आदेश को समाप्त करने के लिए, अब न्यायालय के आदेश ने जो दिया था न्यायालय ने, उसके आदेश को समाप्त करने हेतु सरकार ने 77वां संविधान संशोधन 95 पारित कर दिया और 16(4) का स्थापित किया और अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाना वैधानिक है। उन्होंने सरकार ने ऐसा किया। न्यायालय के जो स्टेटमेंट था न्यायालय का, उसके खिलाफ उन्होंने संविधान संशोधन कर दिया और कानून इस टाइप का बना दिए, उन्हें आरक्षण पदोन्नति में भी दिया जाएगा। परिणामी ज्येष्ठता, यानी वीरपाल सिंह चौहान बाद में न्यायालय ने कहा कि आरक्षण से पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी वरिष्ठता का फायदा नहीं प्राप्त कर सकते, यानी उनकी प्रमोशन होता जा रहा है लेकिन अधिकारी वरिष्ठता का फायदा नहीं मिलेगा, अर्थात वे समकक्षों पर ज्येष्ठ अधिकारी से उन्हें वरिष्ठता नहीं माना जाएगा। जो अधिकारी हैं समकक्ष हैं तो उनमें से ज़्यादा अधिकारी, बड़े अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी नहीं माना जाएगा। ज्येष्ठता के निर्धारण का आधार प्रारंभिक नियुक्ति, यानी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं मानेगा, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के आधार पर तय होता है। तो प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि होगी, ना कि पदोन्नति, यानी आप बड़े पोस्ट पर पहुंच गए तो आप उनसे बड़े नहीं हो जाएंगे जो आपके साथ काम करने वाले हैं।
तो वरिष्ठ नहीं हो जाएंगे। पदोन्नति की उपरोक्त प्रावधानों को रद्द करते हुए संसद इस बात को भी रद्द कर रही है और 85वां संविधान संशोधन 2011 पारित करके 16(4) का में संशोधन कर ये व्यवस्था की गई कि पदोन्नति में आरक्षण के बाद पदोन्नति हो गई उनकी, उन्हें आरक्षण मिल गया, फिर उसके बाद वरिष्ठता का लाभ भी अनुसूचित जाति जनजातियों के वर्ग को दिया जाएगा, यानी वरिष्ठ भी समझा जाएगा, जिससे परिणामी वरिष्ठता का सिद्धांत कहा। इसके अनुसार एक ही साथ सेवा में प्रवेश करने वाले सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के व्यक्ति को पदोन्नति देने में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार को पहले उसे पदोन्नति, यानी उसका जो साथ में गए थे सामान्य और अनुसूचित जाति वाले, तो उन्हें पहले उसे प्रमोशन भी जल्दी मिल जाएगा, उसके बाद अन्य पदोन्नति में भी उसे बार बार पदोन्नति मिलने का लाभ को भी परिणामी ज्येष्ठता का विचार कहा गया, यानी बार बार उसे पदोन्नति में पहले उसका नंबर आएगा। अतः अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार एक बार ज्येष्ठ होने पर लगातार ज्येष्ठता का लाभ रहेगा उन्हें, और आरक्षित समुदाय का व्यक्ति अपने साथ भर्ती होने वाले बैच के उम्मीदवार का जूनियर हो जाएगा, और जो साथ में सेलेक्ट हुए थे लेकिन सामान्य व्यक्ति जूनियर ही रह जाएगा, वो सीनियर हो जाएगा। ये तो भेदभाव गलत है, सरकार कर रही है ऐसा, लेकिन उच्चतम न्यायालय तो रोका है इस बात को। ब्लॉक लॉक सीट यानी बैकलॉग सीट यानी मंडल बाद में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीटों को आगे ले जाने के विचार को तो स्वीकार किया कि ठीक है, अगले इस बार नहीं भरी गई तो अगली बार भरी जाएंगी, लेकिन 50 आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही निर्धारित होगी, यानी जितनी नौकरियां निकली हैं उनमें से आधी ही आरक्षण के दायरे में आई, आधी सामान्य होंगी। इसलिए आगे ले जाने के नियम से आरक्षित वर्गों को लाभ नहीं हुआ, उन्हें लाभ नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने सीटों को अग्रेषण को कुछ शर्तों के साथ वैधानिक ठहराया। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संसद ने संसद क्या करेगी, अपनी काम चलाने के लिए 81वां संविधान संशोधन 2000 पारित कर दिया, और इस संविधान के अनुसार 16(4) खा जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो इन्हें अलग माना जाएगा, यानी वो सीटें अलग भरेंगे वो अपनी अगले वर्ष होने वाली नियुक्ति में इन्हें ना जोड़ा जाए, बल्कि अलग से रिक्ति को भरा जाएगा, उन रिक्त को अलग से भरेंगे, और यह भर्ती 50% सीमा के अंदर नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 335 42वें संविधान जो 2000 द्वारा प्रदान किए गए संघ राज्य के किसी भी सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आहत अंकों की कटौती की जाती है तथा उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं होंगे। तो ने अनुच्छेद 335 का सरासर उल्लंघन कर दिया। वो क्या, न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं रहेंगे, उन्हें अंकों की सीमा नहीं रहेगी, आरक्षण दिया जाएगा। जो सीटें पिछली बार नहीं भर पाए थे वो भी इस बार भरेंगे, और 50% तो और भरेंगे ही। तो इस तरह सरकार तो बिल्कुल अंधेपन का काम कर रही है, मूर्खता का काम कर रही है। बैकलॉग सीट यानी पिछली सीटों को आगे ले जाना। पदोन्नति में आरक्षण का विवाद। अब पदोन्नति हो गई तो उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, बार बार उन्हीं को मिलता रहे। तो वर्ष 2007 में नागराजन बाद 77वें 81वें 82वें 85वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। बहुत सरकार ने अपने संशोधन कर लिए, अब उन्हें चुनौती मिलेगी उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय ने इससे वैध मानते हुए पदोन्नति में आरक्षण को स्वीकार किया। अब सरकार जब इतने सारे संविधान संशोधन कर लेगी तो न्यायपालिका भी अपना अलग दिमाग चलाएगी। उसने भी कहा ठीक है सही है, स्वीकार कर लिया। परंतु न्यायपालिका ने यह कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए शर्त लागू होगी। अब सरकार यह प्रमाणित करना होगा, यानी सरकार प्रमाणित करे कि अनुसूचित जाति जनजाति की उम्मीदवार सेवाओं में प्रवेश के बाद भी पिछड़े के शिकार हैं। क्यों शिकार हैं पिछड़े के? अब तो आरक्षण दे दिया, तो पिछड़ेपन के शिकार है सरकार साबित करे। पदोन्नति में आरक्षण से सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं हो। उन्हें आरक्षण दे देंगे तो कुशल व्यक्ति ही आएंगे और कुशलता प्रभावित नहीं होगी, ये सरकार बताए। अनुसूचित जाति जनजातियों को
पर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी भी अपर्याप्त है। इतना सारा आरक्षण देने के बाद भी उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, जिसकी भरपाई के लिए उन्हें पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यानी उस किस चीज़ की भरपाई के लिए उन्हें आरक्षण प्रदान किया जा रहा है पदोन्नति में, सरकार बताए। तो न्यायालय ने प्रावधान किए कि प्रमाणित करे सरकार के सेवाओं में प्रवेश के बाद भी पिछड़े कैसे हैं और कुशलता प्रभावित नहीं होगी और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और आरक्षण प्रदान करना है तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, तो ये सब सवाल के अनुसार सरकार दे। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय के अनुसार सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ेपन और सेवाओं की कुशलता पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा प्रस्तुत करने में विफल रही। सरकार नहीं बता पाई कि फिर भी अभी भी पिछड़े हैं या उनकी कुशलता प्रभावित नहीं होगी, तो ये आंकड़े नहीं बता पाई। इसके बाद सरकार द्वारा राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, परंतु अभी भी पारित नहीं हो सका। अब सरकार थोड़ी शांत हो गई और मामला भी। विकलांगों के लिए आरक्षण। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि विकलांगों को सभी प्रकार की नौकरियों में 3% का आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह आरक्षण 50% की सीमा के अतिरिक्त होगा। जो विकलांग व्यक्ति हैं वो तो उन्हें कमज़ोर हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने न्यायालय ने कहा कि उन्हें 3% अलग से एक्स्ट्रा दिया जाए। और न्यायालय का मानना है कि सरकारी नियोजन विकलांगों के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उपाय है, तो इसमें विकलांगों को सहारा मिलेगा और वो कुछ कर पाएंगे। आरक्षण का व्यवहारिक राजनीति। आरक्षण और व्यवहारिक राजनीति क्या है? तो आरक्षण की संकल्पना सामाजिक न्याय से संबंधित है, यानी सबको समान अवसर प्रदान करने का मतलब है आरक्षण। आरक्षण सामाजिक लोकतंत्र को लोकतंत्र है उसको व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने का माध्यम है, क्योंकि समाज में किसी भी समूह की स्थिति यदि वंचित वर्ग की है या उस समूह के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया है, तो ऐसे समूह के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। यदि किसी सामाजिक समूह की स्थिति वंचित वर्ग की है तो उसकी स्थिति में सुधार का दायित्व वर्तमान पीढ़ी का है। अतः वर्तमान पीढ़ी को उसके साथ किए गए भेदभाव की भरपाई करनी होगी। सामाजिक न्याय की यह मान्यता है कि समाज में वस्तुओं, सेवाओं, पदों का वितरण उचित रूप में होना चाहिए। संविधान में निर्देशक तत्वों में दिए गए उल्लेख में संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के किसी समूह विशेष में नहीं होना चाहिए। जो संपत्ति है सब में बटेगी, यानी इसी आधार पर अनुसूचित जाति जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण दिया गया है। फिर नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है कि राज्य ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, प्रतिष्ठा, अवसर को समानता से निर्मित हो सके। अतः इस संदर्भ में आरक्षण पिछड़े वर्गों को सशक्तिकरण की आवृत्ति होगी। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का स्पष्ट रूप से उद्देश्य स्थापित करता है। तो ये फिर समकालीन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में एक विरोधाभासी प्रवृत्ति देखी जा रही है, लेकिन राजनीति तो अलग ही खेल रहे हैं लोग। इसमें आरक्षण का लाभ वह वर्ग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली है और शक्ति प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण अगड़ी जाति के लोग हैं। आरक्षण की मांग उठाई जा रही है। आरक्षण का संबंध विवाद मूलतः आरक्षण की प्रक्रिया मापदंडों से संबंधित है, मतलब कि अनारक्षण की संकल्पना भी इसमें निहित है। यानी वो आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं कि लोगों को आरक्षण ना मिले, क्योंकि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जबकि व्यवहारिक रूप में आरक्षण की सूची में जाति को निरंतर शामिल किया। एक बार लाभ मिल गया फिर भी वह सूचियों में शामिल है, किसी को निकाला नहीं जाता। ऊंची जातियों के आरक्षण की मांग में अनेक विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए संविधान में सामाजिक शैक्षिक
वर्गों को आरक्षण का उल्लेख है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आरक्षण का नहीं। इसलिए दोनों प्रकार के पिछड़ेपन में भेदभाव किया जाना चाहिए। यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके साथ अलग भेदभाव, और जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके साथ अलग भेदभाव। इसलिए दोनों प्रकार के पिछड़ेपन में भेदभाव किया जाना चाहिए। एक पिछड़ेपन जो सामाजिक कारणों से है, लेकिन दूसरा पिछड़ेपन जो निजी कारणों से है। इसलिए ऊंची जाति के लोग सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार नहीं हैं। मतलब ऊंची जाति के लोग भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी निजी कमियां हैं, ना कि समाज की। समाज ने उनके साथ कुछ नहीं गलत किया, वही आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, तो इन्हें अलग अलग करना है। आरक्षण रोजगार प्रदान करने का माध्यम नहीं कि किसी को रोजगार मिल जाएगा, अपितु सामाजिक न्याय का एक यंत्र है। यदि समाज में किसी की स्थिति आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की है, तो इसके लिए शासन प्रणाली में अनेक उपाय हैं। इस समस्या का एकमात्र उपाय आरक्षण नहीं है कि आप पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, तो एक आपको आरक्षण दी जाएगा तो आप अमीर हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है। और आरक्षण का मतलब समानता का न्याय है। आरक्षण उच्च सीमा पहले ही 50% निर्धारित की जा चुकी है, अतः ऊंची जातियों को और आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करना होगा। अगर उन्हें ऊंची जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर सीमा का तो उल्लंघन करना ही होगा, या पहले से आरक्षण प्राप्त समूहों के हिस्से में से कटौती करनी होगी, जो कि दोनों संभावनाएं व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती हैं। अब दोनों ही व्यवहारिक नहीं हैं। इसीलिए उदारीकरण निजीकरण के युग में जहां राजकीय सेवाओं की संख्या निरंतर कम हो रही है, मतलब सरकार की जो सीटें हैं हर क्षेत्र में कम हो रही हैं क्योंकि निजीकरण हो गया, इसके बावजूद सभी के लिए आरक्षण प्रदान करने का दबाव न केवल अव्यवहारिक है, अपनी राजनीति लाभ की दुर्भावना से प्रेरित है। यानी अब सबको आरक्षण कहाँ से दे सकती है सरकार, तो दुर्भावना से प्रेरित बताया है। पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समूहों ने इसके लिए आरक्षण मिल जाए बस किसी तरह, तो अपने अपने तिकड़म लगाए हैं। जैसे गुजरात है, हरियाणा में आरक्षण के लिए आंदोलन चले। गुजरात में पटेल समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग और हरियाणा में जाटों द्वारा आरक्षण के लिए किया गया आंदोलन यह प्रदर्शित करता है कि आरक्षण राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जबकि दोनों राज्यों में दोनों जातियों को आर्थिक स्थिति शक्ति है, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, लेकिन फिर भी तथा ये सामाजिक रूप से पिछड़े भी नहीं हैं। राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा आयोग के द्वारा अनुशंसा की गई कि जाट पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं है। पिछड़े वर्ग द्वारा बता दिया गया कि जाट जो है पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है। इसके बावजूद संघ सरकार के द्वारा केंद्रीय सेवाओं के लिए जाटों को आरक्षण प्रदान कर दिया गया, जिसे न्यायपालिका में लागू करने पर रोक लगा दी गई। न्यायपालिका ने उसे लागू करने पर रोक लगा दी। गुजरात में आरक्षण की मांग करने वाले नेता हार्दिक पटेल समुदाय के द्वारा आरक्षण की मांग की गई और दूसरी ओर आरक्षण को समाप्त करने की भी मांग उठाई। एक तो उन्हें आरक्षण चाहिए, दूसरा वो कह रहे कि आरक्षण को समाप्त कर दें। अब तो करना क्या है वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, यानी वो चाह रहे हैं दूसरों का लाभ जो मिल रहा है वो छीन लिया जाए। जिन जातियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है उनको भी आरक्षण की सूची से बाहर करने का विचार करना चाहिए। लेकिन अब हम धार्मिक संस्थाओं का नियोजन, तो इसमें हम किसी धार्मिक मामलों के प्रबंधन अथवा धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म के संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे में अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी किसी भी धर्म का तो वो अपना धर्म वाला व्यक्ति अपने ही व्यक्ति को किसी को भी नियुक्त करे, इसमें आरक्षण की कोई बात उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं मंदिर में हिंदुओं की नियुक्ति और मुस्लिम संस्थाओं में मुसलमानों की नियुक्ति करेंगे, आराम से कर सकते हैं। 16(5) कहता है ये। पहले अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 है ये।
समानता का अभिप्राय केवल अवसर की समानता नहीं, अपितु विशेष अधिकारों और विषमताओं का भी अंत है। किसी को विशेष अधिकार नहीं है यहाँ। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई। अस्पृश्यता प्रतिबंधित है और अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रयोग दंडनीय अपराध होगा। तो अस्पृश्यता समाप्त किया गया। अतः अस्पृश्यता का अंत एक निष्पक्ष अधिकार है। अतः संविधान में इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि कोई प्रतिबंध किस अनुच्छेद में नहीं है, तो 17 में। अनुच्छेद 17 व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। व्यक्ति के विरुद्ध भी और राज्य के विरुद्ध भी, क्योंकि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव करेगा ना, तो उसके विरुद्ध भी है। अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा उल्लेखनीय संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में परिभाषा नहीं बताई गई, लेकिन न्यायालय ने बताया है कि ऐतिहासिक कारण दिए, जहाँ जन्मजात कारणों से कुछ लोग कुछ जातियों को निम्न समझते हैं। तो न्यायालय ने बताया कि जो वही लोग भारतीय समाज की मूल संरचना में जाति आधारित है, यही समाज जाति से बना है, जिसका सबसे विकृत और पक्ष अस्पृश्यता के रूप में देखा जाता है। सबसे बड़ी कमी तो अस्पृश्यता जैसे छुआछूत वाली चीज़ों की है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही अस्पृश्यता को समाप्त करने और अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश का आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें गांधी जी ने हरिजन आंदोलन के माध्यम से समाज के इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना, फिर अस्पृश्यता निवारण के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया गया। संसद में विधि बनाई गई और संसद को मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए विधि निर्मित की गई। अनुच्छेद 35 है कि यदि कोई ऐसा अस्पृश्यता छूआछूत भेदभाव करता है तो विधि के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 35 में उपचार है किया जाएगा उसमें। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, फिर निवारण के लिए इसके अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया, परंतु कुछ कार्यों को अपराध अस्पृश्यता के व्यवहार में शामिल किया गया। मतलब संविधान का जो अधिनियम बनाया गया, अनुच्छेद अधिनियम 1955, उसमें भी अस्पृश्यता को नहीं बताया क्या है, लेकिन परिभाषित नहीं किया। लेकिन 1955 अस्पृश्यता के लिए सिविल अधिकार एक्ट 1976 के नाम से जाना जाता है, जिसमें छुआछूत का व्यवहार करने पर 1 से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया। इसमें बताया कि ऐसे व्यक्तियों को संसद या विधानसभा में निर्वाचन में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अस्पृश्यता फैलाने वाला माना जाएगा या दंड की व्यवस्था की जाए, जैसे कि किसी व्यक्ति को पूजा स्थल पर जाने तथा पूजा करने से रोकना, तो ये अस्पृश्यता होगी। सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, भोजनालयों आदि पर प्रवेश से रोकना, तो यह अस्पृश्यता माना जाएगा कि अब छुआछूत की भावना है आप में। और किसी व्यक्ति को सामाजिक संस्थाओं एवं अस्पतालों से प्रवेश से रोकना, तो पूजा स्थल पर जाने से रोकना, भोजना, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से, अस्पतालों में प्रवेश करने से, तालाब नल कुएं के प्रयोग से, और किसी रास्ते से कोई जा रहा है उसके है ना अनुसूचित उसमें जाति सूचक शब्द के द्वारा अपमानित किया जा रहा है कि किसी को जाति के ना आधार पर उसका नाम से पुकारा जाता है, तो अपमानित साइड टाइप का है। वह छुआछूत का किसी दार्शनिक या धार्मिक आधार पर औचित्य सिद्ध करना, तो छुआछूत दार्शनिक या धार्मिक आधार पर सही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अस्पृश्यता के प्रयोग की शिकायत की जाती है तो न्यायालय के समक्ष स्वयं उस व्यक्ति को सिद्ध करना होगा उसके द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया गया है। तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वही सिद्ध करेगा कि उसने ऐसा नहीं किया है। संसद द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए अलग न्यायालय के निर्णय का प्रस्ताव किया गया है। तो इसे दंडित करने के लिए अलग से न्यायालय बनाने का प्रावधान भी बनाया गया है। फिर उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18।
अनुच्छेद 18 है वस्तुतः एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति का महत्व उसकी क्षमताओं योग्यताओं से है, उसके जन्म से नहीं कि उसका किस जाति में कहाँ जन्म हुआ, तो उसकी क्षमताओं योग्यताओं का महत्व उसके जन्म का नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा सदैव शिकायत की जाती रही कि ब्रिटिश शासन जो था साम्राज्यवादी था, साम्राज्य विस्तार करने आए थे और अपने हितों को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्ट करने मतलब अपने हितों को साधने के लिए और लोगों में भ्रष्टता फैलाने के लिए उपाधियां प्रदान करते थे। जेबी कृपलानी ने उपाधियों पर संविधान सभा में तीखा आक्षेप किया। जेबी कृपलानी ने, जो मूल अधिकारों के उपाध्यक्ष बने थे। इसलिए स्वतंत्र भारत में शैक्षिक संस्थाओं और सैन्य प्रयोजनों के अलावा राज्य द्वारा उपाधि के प्रदान करने पर प्रतिबंध दिया गया है कि कोई किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकता, कोई भी राज्य या अधिकारी उपाधि नहीं देगा, सिर्फ शिक्षा के आधार पर और सेना में प्रदर्शन के आधार पर होगा, क्योंकि समाज में विषमता पैदा हो सकती है। यदि किसी को भी उपाधि देंगे तो विषमता पैदा होगी। ये अनुच्छेद निम्नलिखित प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाता है, तो उपाधियों पर रोक लगाएगा वो। राज्य द्वारा उपाधियों पर प्रतिबंध है, जैसे इसके अंदर किसी प्रकार की उपाधि राज्य द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी, परंतु यदि अकेडमी और सैन्य उपाधियां प्रदान कर सकता है, यानी राज्य जो है विशेष प्रयास कर रहा है, कोई एकेडमी का काम कर रहा है, एकेडमी में है और सैन्य उपाधि है तो प्रदान कर सकता है। राज्य का अभिप्राय अनुच्छेद 12 में पहले ही परिभाषित है, यानी राज्य का स्थान तो 12 में पहले ही प्रदान किया गया, लेकिन सैन्य और शैक्षिक रूप से उपाधि प्रदान की जा सकती है, इसमें छूट है। विदेश से उपाधि पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति या भारतीय नागरिक राज्य से विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, जिसका अभिप्राय है कि भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति की सहमति से उपाधि। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो लेकिन राज्य के अंतर्गत ट्रस्ट में किसी पद पर हो तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यानी भारत में कोई विदेशी कार्य कर रहा है तो भारत में काम कर रहा है तो वो उपाधि लेने के लिए उसे राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी तभी करेगा। उपहार और भेंट एवं उपलब्धियों पर प्रतिबंध। ऐसा व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत स्थापित किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, यानी सरकारी क्षेत्र में कहीं ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार, भेंट या उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। कि विदेश की सरकार के भारत के किसी अधिकारी को या किसी को उपाधि दे या उपहार दे, गिफ्ट दे, तो ये स्वीकार नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता है। पुरस्कार और उपाधि में क्या अंतर है, मतलब कैसे? तो वर्ष 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए। 1954 में 4 प्रकार के सम्मान, इसमें भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। अब सम्मान है ये तो 4 प्रकार के। तो आलोचकों ने इनका तीव्र विरोध किया, करते हुए उन्होंने कहा कि यह उद्देशिका में वर्णित प्रतिष्ठा और सम्मान के अधिकार के विरुद्ध है। परिणाम स्वरूप 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इन सम्मानों को सम्मानित कर दिया। उन्होंने इसे सम्मान को समाप्त कर दिया गया, परंतु इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में पुनः सम्मानों को प्रारंभ कर दिया गया। फिर मामला न्यायपालिका में पहुंचा तो न्यायपालिका में चुनौती दी गई, तो न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि उपाधि और पुरस्कार में अंतर होता है। भारत रत्न जैसे पुरस्कार सामंतवादी उपलब्धियां नहीं है, यानी सामंतवादी यानी किसी से कुछ गलत काम के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि
न्यायालय के अनुसार समानता का यह अभिप्राय नहीं है कि विशेषता और गुणवत्ता का सम्मान न किया जाए, यानी जिसने विशेष कार्य किया है तो उसे ही दिए जा रही हैं, तो समानता का उल्लंघन नहीं है ये, बल्कि विशेषता का सम्मान है। बालाजी राव बाद में न्यायपालिका ने पुरस्कार और उपाधि दोनों में अंतर बताया। इस बाद में न्यायपालिका ने पद्म भूषण और पद्मश्री को उचित ठहराया और कहा कि ये पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है। न्यायपालिका के अनुसार इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम से पहले नहीं होना चाहिए, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के साथ नहीं होगा और ये पुरस्कार है। अब स्वतंत्रता का अधिकार। वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान में नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 और 1 में है, 19 के 1A में है। वाक्य का अभिप्राय बोलना और अभिव्यक्ति में बोलने किसी पुस्तक, प्रकाशन, फिल्म, लेखन भी शामिल हो सकता है, किया जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक देश में इस अधिकार का अधिक महत्व है। संविधान में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख एक साथ किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहना भी अभिव्यक्ति का अधिकार है, अतः व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिल्मों पर प्रतिबंध। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रतिबंध लगाने का यह आधार नहीं होना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति या समूह को पसंद नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें आलोचना, असहमति, मतभेद का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, यानी किसी को पसंद नहीं है तो आलोचना कर सकता है और मतभेद भी हो सकते हैं, तो ये अधिकार हैं, होने चाहिए। और फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का सीधा दायित्व न्यायालय का नहीं है, अपितु इसके लिए सेंसर बोर्ड स्थापित किया गया है और सेंसर बोर्ड के द्वारा किसी फिल्म को अनुमति देने के बाद भीड़ के द्वारा फिल्म प्रदर्शन का प्रतिबंध असंवैधानिक है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसे अनुमति दे ही दी है, तो आपको क्या ज़रूरत है उसको वो करने की, प्रदर्शन करने की। सेंसर बोर्ड के निर्णय आपको पसंद नहीं है तो नहीं देखिए। सेंसर बोर्ड के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दी गई और न्यायपालिका के अनुसार अभिव्यक्ति के सभी माध्यम एक समान रूप से प्रभाव पैदा नहीं करते। उसमें बताया सभी एक दूसरे पर समान प्रभाव पैदा नहीं करते और सिनेमा हॉल एक बंद कमरे में फिल्म दिखाई जाती है जिसका जनमानस पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव पड़ता है। इसलिए फिल्म अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जिस पर सेंस लगाने के लिए अलग मापदंड पर विचार होना चाहिए, यानी उसके लिए अलग नियम बनने चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। यानी भारत में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। इस स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, न्यायालय की अवमानना और मानहानि जैसे आधार पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। यानी आप वाक्य बोल रहे हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी कोई भी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसमें देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, न्यायालय का अपमान नहीं होना चाहिए, यानी मानहानि नहीं होनी चाहिए आपकी बातों से, तो इस पर प्रतिबंध है। परंतु न्यायालय ने यह माना है कि एकता, अखंडता के विरुद्ध भाषण ज़्यादा बड़ा खतरा है, मतलब एकता अखंडता के विरुद्ध यदि भाषण दे रहे हैं तो खतरा है फिर, जबकि अवमानना यानी किसी की मानहानि कर भी दी तो स्वतंत्रता को प्रभावी रूप से प्रतिबंध करना उचित नहीं है कि हाँ ठीक है कर दी भी तो कोई बात नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानहानि, तो इसमें के लिए दंड बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 499 में जानबूझकर किए गए मानहानि को दंडनीय अपराध माना है, जिसका अभिप्राय है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे की मानहानि करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड दोनों दिए जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई और कहा गया कि मानहानि के विरुद्ध अपराध दंडनीय उचित नहीं है, बल्कि उसके लिए केवल आर्थिक दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा। तो
उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध दंडनीय अपराध उचित नहीं है, केवल आर्थिक दंड बस देना चाहिए। न्यायालय के द्वारा इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि न्यायालय ने कहा है कि जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार के साथ समन्वित और सामंजस्य होना चाहिए। प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आपकी बोलने की जो स्वतंत्रता है उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, सम्मान है उसका, जो बंधुता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक आरोप ना लगाए। और लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है कि आप असहमत हो जाइए उससे, जिसमें दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाना सही नहीं है। लेकिन आप दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी बातों से, तो जो सही नहीं है। सहिष्णुता का अभिप्राय दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना है, ना कि दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आक्रमण करना है। न्यायपालिका के अनुसार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध हैं, इसलिए बोलने की स्वतंत्रता भी है, तो उसमें अपमान करने की, मानहानि करने की स्वतंत्रता नहीं है, और इसमें प्रावधान है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह। तो भारत की दंड संहिता ये धारा 124 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा, मानहानि, दुर्भावना फैलाना दंडनीय अपराध है। यानी सरकार के विरुद्ध आप गलत काम कर रहे हैं, कि घृणा फैला रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं सरकार की, दुर्भावना फैला रहे हैं, तो दंडनीय अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष और आजीवन सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही आर्थिक दंड के आरोप भी किए गए हैं। दुर्भावना का अभिप्राय है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार की प्रति निष्ठा का अभाव, शत्रुता की भावना का प्रसार करना, जिससे देशद्रोह माना जाएगा। देशद्रोह का यह कानून वर्ष 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित किया गया था, जिसका अत्यधिक दुरुपयोग किया गया, जबकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका में और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये कानून समाप्त किए जा चुके हैं। इस कानून से यह प्रतीत होता है कि सरकार की आलोचना का अभिप्राय देशद्रोह है। तो सरकार की आलोचना, जबकि लोकतंत्र में आलोचना की व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। यही लोकतंत्र है, तो आप सरकार की बुराई तो कर ही सकते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि जो विधि संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित है और मूल अधिकार के विरुद्ध है, तो मूल अधिकारों को इस विधि की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो विधि 1860 की है कि आप सरकार के विरुद्ध शत्रुता नहीं फैलाएंगे, निष्पक्षता, मतलब निष्ठा का अभाव, तो ये सब बातें हैं, तो मूल अधिकार इसमें पहले लागू होगा, ताकि आप लोकतंत्र की क्या करेंगे, लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार है आपको, तो आप आलोचना करेंगे, प्राथमिकता दी जाएगी। अतः भारतीय दंड संहिता धारा 121A22 उल्लेखित है कि सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, मतलब कब लागू, मतलब किस तरह से, तो यानी सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे या इस युद्ध में सहायता करना दंडनीय अपराध होगा, लेकिन बोलना नहीं। इसलिए धारा 124A बनाए रखना विसंगति पूर्ण प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि देशद्रोह के संबंध में धारा 124A संवैधानिक है। विचारकों के अनुसार सरकार के विरुद्ध केवल नारेबाजी देशद्रोह नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह देशद्रोह मानना उचित है।